भले ही इस फिल्म को कम लोगों ने देखा हो, लेकिन ये वाकई कमाल की है। कहा जाता है कि 99.9% लोग इसे एक बार में समझ ही नहीं पाते, और मेरी बुद्धि का हाल ये है कि मैं इसे 20 से ज्यादा बार देख चुका हूँ। जिनकी समझ थोड़ी कमजोर है उनके लिए ये फिल्म नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आएगी तो आत्मसम्मान को चोट लग सकती है। इसमें सस्पेंस, ट्विस्ट, दिमागी खेल और थोड़ा सा हॉरर भी है, लेकिन डर के भाग मत जाना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक महिला सोफिया एंडरसन के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में वो अपने घर में अकेली होती है, खुद को मोटिवेट करते हुए पेंटिंग बना रही होती है। जैसे ही वह खुद को समझाकर ब्रश उठाने ही वाली होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अपने बिखरे हुए हाल को देखकर वह जल्दी से खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और शरीर पर हर जगह पेंट लगा होता है। जितना साफ करती है उतना ही गंदा हो जाती है। बाहर खड़ा आदमी काफी देर इंतजार करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह जाने लगता है। तभी सोफिया आखिरकार दरवाजा खोलती है। हालांकि वह अभी भी काफी गंदी दिख रही होती है। वह आदमी अपना नाम विलियम थॉमस बताता है। वह अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है और सोफिया के घर के नीचे कमरा नंबर 508 में रहता है। इसी वजह से वह मिलने आया है और साथ में एक गिफ्ट भी लाया है। लेकिन सोफिया शायद घबरा जाती है और गलती से गिफ्ट गिरा देती है। जमीन पर पानी भी गिरा होता है। बस इसी छोटी सी घटना से दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो जाता है और वे साथ आ जाते हैं। इसके बाद दोनों जल्दी ही प्यार में पड़ जाते हैं, साथ रहने लगते हैं और चुपके से शादी भी कर लेते हैं। सोफिया अब विलियम का सरनेम अपना लेती है और सोफिया थॉमस बन जाती है। वो हाउसवाइफ बन जाती है, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ती। वह कभी कभी ऊपर कमरा नंबर 608 में जाकर अपनी कला जारी रखती है। उसका पति विलियम बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव है। बस एक समस्या है, उसकी आंखें कमजोर हैं। उसे बाहर जाते समय छड़ी का सहारा लेना पड़ता है, यानी उसे कम दिखाई देता है। फिर भी वह काम करके घर चलाता है। लेकिन अजीब बातें तब शुरू होती हैं जब वे साथ रहने लगते हैं। एक दिन सोफिया कपड़े लेने लॉन्ड्री जाती है और आदतन अपने पुराने नाम से साइन कर देती है। फिर उसे गलती का एहसास होता है और वह नाम बदलकर सोफिया थॉमस कर देती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुकान वाली उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। एक और दिन रात के खाने के समय विलियम उससे पूछता है कि क्या वह दिन में फेंक स्ट्रीट गई थी। सोफिया कहती है कि वह कहीं नहीं गई थी। विलियम सोचता है कि शायद उसकी नजर कमजोर होने की वजह से उसे गलत फहमी हुई होगी, लेकिन फिर एक और भी अजीब घटना होती है। सोफिया सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाती है। पेमेंट करते समय वह 10,000 की नोट देती है, लेकिन कैशियर अचानक उसे पकड़ लेता है और ऑफिस में ले जाता है। कैशियर बताता है कि सिर्फ 10 मिनट पहले भी वह यहाँ आई थी और उसी नंबर वाली 10,000 की नोट दी थी। सोफिया कहती है कि वह 10 मिनट पहले यहाँ नहीं आई थी, लेकिन सीसीटीवी में दिखने वाली महिला बिल्कुल उसी जैसी होती है। वह कुछ भी समझा नहीं पाती और फंस जाती है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। ऑफिसर जैक उसे गौर से देखता है और फिर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी के पास ले जाता है, लेकिन सोफिया साफ कहती है कि वीडियो में दिख रही महिला वो नहीं है। तभी जैक उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे यह बात पहले से पता है। फिर वह 2 नोट दिखाता है जिन पर एक जैसे नंबर लिखे होते हैं। अचानक उनमें से एक नोट काले धुएं की तरह गायब हो जाता है। जैक समझाता है कि वह महिला भी उसी नोट की तरह नकली थी। इसके बाद वह सोफिया को एक जगह ले जाता है। वे एक अजीब से विला में पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ा नौकर उनका इंतजार कर रहा होता है। अंदर का माहौल बहुत अंधेरा और डरावना होता है। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर नौकर उन्हें आगे जाने को कहता है, लेकिन खुद साथ नहीं जाता। जैक बताता है कि यहाँ एक नियम है, हर बार सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले सोफिया को अंदर भेजा जाता है। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता है। अजीब अजीब चीजें हर जगह रखी होती हैं। निर्देशों के अनुसार वह अंदर जाती है और एक कमरे में पहुंचती है जहां पहले से 2 लोग बैठे होते हैं। फिर एक और आदमी आता है और कहता है कि आज एक नया सदस्य जुड़ा है, और उसके बाद जैक भी अंदर आता है। वह ये सब देखकर सोचती है कि शायद ये कोई धार्मिक सभा है और वहां से जाने लगती है। तभी वह आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि यह उन लोगों का संगठन है जिनका एक डबल बॉडी यानी दूसरा रूप इस दुनिया में मौजूद होता है। इसके बाद वह उसे पूरी बात समझाने लगता है। दरअसल डबल बॉडी उस दूसरे इंसान को कहा जाता है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है और अचानक कहीं आसपास दिखाई देने लगता है। इस चीज पर 19वीं सदी से ही दुनिया भर में रिसर्च होती आ रही है। ये हम शक्ल सिर्फ दिखने में ही समान नहीं होते, बल्कि उनका अपना शरीर और अपनी सोच भी होती है। और सबसे खौफनाक बात ये कि ये बिल्कुल असली इंसान जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी हूबहू वही होती है। और खास बात ये है कि डुप्लीकेट बनने के बाद वह असली इंसान की सारी यादें रखता है, लेकिन उसके बाद जो नई यादें बनती हैं वो अलग होती हैं और असली इंसान से साझा नहीं होती। आसान शब्दों में कहें तो दोनों शुरुआत में एक जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे डुप्लीकेट अपनी अलग जिंदगी जीने लगता है। इसका मतलब अगर डुप्लीकेट बाहर जाकर कोई गलत काम करे तो असली इंसान को कुछ भी पता नहीं होगा। और यह डबल बॉडी क्लब
ऐसे ही लोगों का समूह है जो अपने डुप्लीकेट की वजह से परेशान है। इसके बाद सब लोग अपना परिचय देते हैं। जैक, जिसका परिचय पहले ही हो चुका था, पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। मैक्स नाम का एक युवा लड़का वहाँ मौजूद था जो अभी छात्र है। वहीं हेजल नाम की महिला एक गृहिणी है। और सबसे आखिर में पता चलता है कि यह पूरी बात समझाने वाला आदमी ही इस संगठन का संस्थापक माइकल है। सबका परिचय होने के बाद माइकल सोफिया को समझाता है कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है, इसलिए उसे उसकी बात माननी होगी। लेकिन सोफिया इस अजीब संगठन पर भरोसा नहीं कर पाती और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वह बाहर पहुँचती है, उसकी नजर अपने ही दूसरे रूप पर पड़ती है। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस डुप्लीकेट का आईने में कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बाकी लोग बाहर आते हैं, तब तक उसकी डुप्लीकेट रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ये सब देखकर सोफिया बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अपने ही जिंदा रूप को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा। उसकी डरी हुई हालत देखकर माइकल उसे भरोसा दिलाता है कि उसका इरादा सिर्फ उसकी रक्षा करना है। फिर वह हेजल को उसे घर तक छोड़ने के लिए कहता है। रास्ते में हेजल उससे पूछती है कि क्या उसने पहली बार अपना डुप्लीकेट देखा है। फिर वह खुद ही अपनी कहानी बताती है। उसका बेटा जन्म से ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। वह अपनी नौकरी छोड़कर दिन रात उसकी देखभाल करती रही। इस शारीरिक और मानसिक दबाव के कारण उसका डुप्लीकेट पैदा हुआ। उसे खुद नहीं पता था कि उसका डुप्लीकेट बन चुका है। लेकिन एक दिन उसका डुप्लीकेट उसके बेटे को अस्पताल से बाहर ले गया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। इससे लगता है कि डुप्लीकेट किसी गहरे भावनात्मक दबाव या चरम स्थिति में पैदा होते हैं। सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही हेजल हल्की मुस्कान के साथ उससे माफी मांगती है कि वह अब तक सिर्फ अपनी ही कहानी सुनाती रही। फिर वह उससे पूछती है कि वह क्या काम करती है। सोफिया बताती है कि उसे पेंटिंग का शौक है और वह एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है। तभी अचानक हेजल की डुप्लीकेट सामने आ जाती है और अपने बेटे को वापस मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर हेजल डर जाती है और तेजी से गाड़ी भगा देती है। रास्ते में वह सोफिया को समझाती है कि डुप्लीकेट से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह इंसान की सबसे अनमोल चीज छीन लेता है। घर पहुंचने के बाद वह लगातार यही सोचती रहती है कि आखिर उसकी सबसे कीमती चीज क्या है। जवाब साफ था, उसका पति विलियम। लेकिन जब वह उसे चैन से सोते हुए देखती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वह आईने में खुद को देखती है और सब कुछ सामान्य लगता है। इसके बावजूद वह घटना उसके दिमाग से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपना डुप्लीकेट देखा था। अगले दिन वह हमेशा की तरह कमरा नंबर 608 में पेंटिंग करने पहुंचती है। लेकिन पिछली रात की घटनाओं की वजह से उसका मन पूरी तरह अशांत था, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो सामने जैक खड़ा होता है। वह उसे एक चीज देते हुए कहता है कि यह उसकी रक्षा करेगी। इसके बाद दोनों एक कैफे में जाते हैं। तब पता चलता है कि वह चीज एक छोटा सा आईना है। जैसा पहले बताया गया था, डुप्लीकेट का आईने में कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यही असली इंसान और डुप्लीकेट के बीच फर्क पहचानने का एकमात्र तरीका था। इसलिए जैक उसे समझाता है कि अब से वह जब भी किसी से मिले, पहले इस आईने से उसकी जांच जरूर करे। वह जैक से पूछ बैठती है कि उसके डुप्लीकेट ने उसकी जिंदगी की कौन सी सबसे कीमती चीज छीनी। ये सवाल सुनते ही जैक का चेहरा उदास हो जाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह कहता है कि उसका डुप्लीकेट उससे वह चीज पहले ही छीन चुका है। जैक पहले एक बेहद होनहार पुलिस ऑफिसर था और उसका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन एक दिन उसके डुप्लीकेट ने उसके सीनियर पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। सीनियर पहले से ही जैक को पसंद नहीं करता था, इसलिए इस घटना के बाद पूरा शक उसी पर चला गया। जैक प्रमोशन के लिए अब तक सब कुछ चुपचाप सहता आया था, लेकिन इस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका प्रमोशन रोक दिया गया और उसे डिमोट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाया, इसलिए उसने कसम खाई कि वह डुप्लीकेट्स को खत्म करेगा। जाते समय जैक उसे सावधान रहने को कहता है, लेकिन जैसे ही जैक जाता है वह मुसीबत में फंस जाती है। सड़क पार करते समय उसे फिर से जैक की आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो जैक उसे बुलाता नजर आता है। वह तुरंत आईना निकालकर जांच करती है, लेकिन उसमें कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तभी उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा इंसान असली नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। वह तुरंत भागने लगती है, लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि जैक असल में पुलिस वाला है और बहुत फुर्तीला है। कुछ ही कदमों में वह उसे पकड़ लेता है और मारना शुरू कर देता है। डुप्लीकेट जैक ने सोफिया पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उसका हर मुक्का सीधे शरीर में धंसता महसूस हो रहा था। इतना सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बंदूक निकाल ली और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी सही समय पर असली जैक वहाँ पहुँच जाता है। वह दौड़कर अपने डुप्लीकेट को जोरदार टक्कर मारता है। उसी वक्त एक ट्रक वहाँ से गुजरता है और डुप्लीकेट जैक सीधे उससे टकराकर धुएं की
तरह गायब हो जाता है। घर लौटने के बाद सोफिया विलियम से झूठ बोल देती है कि वह बस गलती से गिर गई थी, लेकिन तभी विलियम बताता है कि उसने आज फिर फेंक स्ट्रीट पर उसके जैसी दिखने वाली एक महिला को देखा था। हालांकि उसकी नजर कमजोर थी, इसलिए उसे लगा कि शायद उसने गलत देखा होगा, लेकिन सोफिया तुरंत समझ जाती है कि वह उसकी डुप्लीकेट थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी डुप्लीकेट उसकी सबसे कीमती चीज यानी विलियम को निशाना बना रहा है। अगले दिन सोफिया अकेले डबल बॉडी क्लब पहुंचती है और कहती है कि वह अब इस संगठन में शामिल होना चाहती है। वह जैक के डुप्लीकेट की हिंसा देख चुकी थी, इसलिए समझ गई थी कि अकेले उससे निपटना संभव नहीं। लेकिन इस बार कमरे के कोने में एक नकाब पहने आदमी भी बैठा होता है। सोफिया उसे नोटिस तो करती है मगर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर माइकल क्लब के सबसे जरूरी नियम बताता है। पहला नियम यह था कि हर बार अंदर आने से पहले दरवाजे पर लगे आईने में खुद को जांचना होगा। दूसरा नियम यह था कि बाहर मिलने या फोन पर बात करने से पहले सभी लोग अपने नाम बोलकर पहचान पक्की करेंगे। सोफिया उस नकाब वाले आदमी की तरफ देखती है। माइकल बताता है कि उसका नाम मिकेल है और वही इस संगठन का पहला सदस्य है। वह कई सालों से डुप्लीकेट्स पर रिसर्च कर रहा है। उसकी रिसर्च के मुताबिक डुप्लीकेट सिर्फ असली इंसान के आसपास ही रह सकते हैं। अगर उनके बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो डुप्लीकेट अपने आप वापस असली इंसान के पास लौट आते हैं, बिल्कुल किसी गेम के क्लोन किरदार की तरह। और जब डुप्लीकेट पैदा होता है तो उसके हाथ में मौजूद चीजें भी नकली कॉपी बन जाती हैं। जैसे पहले दिखाई गई वह 10,000 वाली नोट, लेकिन ऐसी चीजें ठीक 23 मिनट और 57.226 सेकंड बाद गायब हो जाती हैं। फिलहाल मिकेल को बस इतनी ही जानकारी थी। बाकी क्षमताओं और सीमाओं को समझने के लिए सबको मिलकर रिसर्च करनी होगी। तभी सोफिया सवाल करती है कि आखिर जैक का डुप्लीकेट इतना हिंसक क्यों है। इस पर माइकल समझाता है कि जैक का मामला बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। आमतौर पर डुप्लीकेट इंसान की किसी गहरी भावना या अंदर दबे संघर्ष से पैदा होते हैं। जैक लंबे समय से अपने भ्रष्ट बॉस का अत्याचार चुपचाप सह रहा था। उसके अंदर जमा वही नफरत और गुस्सा आखिरकार एक बेहद हिंसक डुप्लीकेट के रूप में बाहर आया। क्योंकि डुप्लीकेट इंसान की नकारात्मक भावनाओं का ज्यादा ताकतवर रूप होते हैं, इसलिए जैक का डुप्लीकेट इतना खतरनाक बन गया। इस मीटिंग के बाद सोफिया को डुप्लीकेट्स के बारे में काफी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन जब मिकेल उसे घर छोड़कर लौटता है तो अचानक वह किसी गहरी बेचैनी में आ जाता है। वह तुरंत माइकल को फोन करता है और कहता है कि मुसीबत हो गई है। घर पहुंचने पर विलियम पूछता है कि आज वह पेंटिंग करने क्यों नहीं गई। सोफिया कहती है कि उसका मन नहीं है। विलियम सोचता है कि शायद वह उसके माता पिता से मिलने की बात को लेकर परेशान है, क्योंकि दोनों ने चोरी छिपे शादी की थी और अब तक एक दूसरे के परिवार से नहीं मिले थे। असल में विलियम को डर था कि उसके माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसी रात टीवी पर बड़ी खबर आती है। समाचार में बताया जाता है कि जैक ने 3 लोगों को गोली मार दी और अब एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है। सोफिया कुछ समझ पाती उससे पहले फोन बजता है। फोन माइकल का होता है। पहचान की पुष्टि के बाद वह सोफिया से तुरंत संगठन में आने को कहता है। जब सोफिया वहां पहुंचती है तो असली जैक जमीन पर बैठा टूटा हुआ नजर आता है। मतलब न्यूज में दिख रहा इंसान उसका डुप्लीकेट था। माइकल कहता है कि अब समय आ गया है, उन्हें जैक के डुप्लीकेट को पकड़कर मारना होगा। शायद तभी हमेशा के लिए डुप्लीकेट्स खत्म हो पाएंगे। इसी बीच खबर आती है कि बिल्डिंग में घिरा जैक अचानक गायब हो गया। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। वह कहता है कि वह अपने डुप्लीकेट को खुद अपने हाथों से मारेगा। माइकल सबको लेकर एक छोड़े हुए पुराने घर में पहुंचता है। फिर सब मिलकर एक योजना बनाते हैं कि जैसे ही किसी को जैक का डुप्लीकेट नजर आए, बाकी सभी को तुरंत सूचना दी जाए। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जगहों पर छिपकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सोफिया और मैक्स एक साथ होते हैं। दोनों इंतजार करते हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक मैक्स जाने क्यों घबरा जाता है और गलती से लैंप गिरा देता है और इसी वजह से जैक का डुप्लीकेट सामने आ जाता है। उसकी क्रूरता तो पहले ही देखी जा चुकी थी। शोर सुनकर सभी लोग नीचे की ओर भागते हैं। अब वहाँ एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा मकान जैसे युद्ध के मैदान में बदल जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां किसी को समझ नहीं आता कि असली कौन है और नकली कौन। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आईने से पहचान क्यों नहीं की गई, और यही सवाल फिल्म के किरदारों ने भी खुद से पूछा था। इसी भ्रम के बीच माइकल के कहने पर मैक्स बंदूक उठाता है और जिसे वह डुप्लीकेट समझता है उस जैक पर गोली चला देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरा जैक गायब हो जाता है, जिससे साफ होता है कि गोली असली जैक को लग गई थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि असली इंसान का तो आईने में प्रतिबिंब होता
जाता है। फिर गलती कैसे हुई? जिसे ये सीन समझ नहीं आया उसे ये कहानी में गलती लगेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल वजह बाद में सामने आएगी। जैक का डुप्लीकेट एक बार फिर सामने आता है और कहता है कि उसे मारने से कुछ नहीं होगा। वह दावा करता है कि वह बदला लेने आया है और सबकी सच्चाई सामने लाकर रहेगा। वह यह भी चेतावनी देता है कि उसकी तरह बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि अगर किसी को कोई डुप्लीकेट दिखाई दे तो कुछ भी करने से पहले तुरंत संगठन को खबर दी जाए। इधर घर लौटकर सोफिया अपना सामान पैक करती है और कुछ समय के लिए कमरा नंबर 608 में रहने का फैसला करती है। वह विलियम से कहती है कि वह शांति से अपनी पेंटिंग पूरी करना चाहती है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अलग रहना बेहतर होगा। दूसरी तरफ हेजल अपने बेटे को एक छोटा आईना देती है और कहती है कि जब भी वह उसे देखे पहले आईने में जांच ले। अगर उसमें प्रतिबिंब न दिखे तो समझ ले कि वह उसकी असली मां नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक हादसा हो जाता है। सबसे पहले निशाना बनता है मैक्स। वह अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि आसपास का माहौल धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है और फिर उसके सामने उसका डुप्लीकेट उसकी ही डेस्क पर खड़ा दिखाई देता है। यह देखकर वह डर के मारे वहां से भाग जाता है और तुरंत माइकल को फोन करता है। लेकिन डुप्लीकेट की खासियत यही थी कि वह कितनी भी दूर जाए आखिर में अपने असली इंसान के पास वापस लौट आता है। माइकल उसे साफ चेतावनी देता है कि अगर डुप्लीकेट दिखे तो न तो उस पर हमला करना है और न ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देनी है। तभी अचानक डुप्लीकेट खिड़की से जोरदार तरीके से कमरे में घुस आता है। लेकिन मैक्स के लिए स्थिति अलग थी, क्योंकि उसका डुप्लीकेट उसे देखते ही जान से मार देना चाहता था। ऐसे में वह सिर्फ बचाव की कोशिश कर रहा था। खतरे के उस पल में मैक्स किसी तरह बच निकलता है। वह तेजी से हटता है और उसका डुप्लीकेट खिड़की से बाहर जा गिरता है। हालांकि वह पूरी तरह नीचे नहीं गिरता, उसका हाथ छज्जे में अटक जाता है। डुप्लीकेट वापस ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि मैक्स घबराकर कांच का टुकड़ा उठाता है और अपनी ही बाईं हथेली काट देता है। क्योंकि वह असली शरीर था, इसलिए उसी क्षण डुप्लीकेट के हाथ में भी वही चोट आ जाती है। उसकी पकड़ छूट जाती है और वह नीचे गिरकर काले धुएं में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि अगर डुप्लीकेट मर जाए तो जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अगर असली इंसान मर जाए तो उसका डुप्लीकेट भी पूरी तरह मिट जाता है, बिल्कुल जैक के मामले की तरह। इसके बाद अगला निशाना सोफिया बनती है। एक दिन वह खरीदारी करके घर लौट रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करती और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी पीछे वाला आदमी उसके कंधे पर हाथ रख देता है। डर के मारे वह खुद को छुड़ाकर भागती हुई घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही वह माइकल को फोन करती है, लेकिन वहां से उसे वही चेतावनी सुनने को मिलती है जो पहले मैक्स को दी गई थी। उसे साफ कहा जाता है कि कुछ भी मत करे और किसी भी हालत में दरवाजा मत खोले। फर्क सिर्फ इतना था कि सोफिया ज्यादा किस्मत वाली थी। बाहर वाला कुछ देर दरवाजा खटखटाकर चला जाता है। अब कहानी का रुख हेजल की तरफ मुड़ता है। वह अस्पताल में अपने बेटे के पास बैठी होती है, तभी उसकी डुप्लीकेट वहां पहुंच जाती है। पूरा माहौल अचानक अंधेरे में डूबने लगता है। वह घबराकर बेटे को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे से बाहर आते ही बेटा उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि वह उसकी असली मां नहीं है। उसके हाथ में आईना देखकर हेजल सन्न रह जाती है। असल में सालों तक बेटे की देखभाल करते करते वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। एक समय तो ऐसा आया जब उसने अपने ही बेटे को मार डालने के बारे में सोचा था और उसी पल उसके भीतर से एक डुप्लीकेट पैदा हुआ। लेकिन उस डुप्लीकेट की सबसे गहरी भावना थी अपने बच्चे की रक्षा करना। इसी वजह से वह बेटे को अस्पताल से बाहर ले गई थी और तभी से वह असली हेजल से लगातार पूछ रही थी कि उसका बेटा कहाँ है। यानी अब तक जो हेजल सबके सामने थी वह असली नहीं बल्कि डुप्लीकेट थी। यह सच याद आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह डर कर एक कमरे में छिप जाती है। दूसरी तरफ सोफिया और मैक्स दोनों अपनी अपनी मुसीबत से बचने के बाद सड़क पर मिलते हैं। पहले वे एक दूसरे की पहचान पक्की करते हैं और थोड़ी ही देर बाद हेजल भी वहाँ पहुँच जाती है। मैक्स को अब माइकल पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि माइकल उन्हें बचा नहीं रहा बल्कि जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है, जैसे वह चाहता हो कि सब लोग आपस में लड़कर मर जाएं। और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी कभी माइकल का डुप्लीकेट नहीं देखा था। तभी हेजल कहती है कि शायद खुद माइकल को भी नहीं पता कि उसका डुप्लीकेट है या नहीं, लेकिन उसने एक बार बताया था कि उसकी मरी हुई पत्नी का कोई पीछा कर रहा था। यह सुनते ही मैक्स और भी पक्के यकीन के साथ कहता है कि असली गड़बड़ वही है। तभी अचानक उसका डुप्लीकेट वहां आ जाता है और दोनों तुरंत भिड़ पड़ते हैं। माहौल इतना उलझ जाता है कि कोई समझ नहीं पाता कि असली कौन है और नकली कौन। हेजल बिना समय गंवाए आगे बढ़ती है और एक पर हमला कर देती है, लेकिन वार असली वाले पर लग जाता है, क्योंकि यहाँ नियम यही था कि अगर असली शरीर घायल होता है तभी डुप्लीकेट पर भी वही चोट दिखाई देती है। अब दोनों फिर लड़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में एक बार फिर किसी को समझ नहीं आता कि असली कौन है। दोनों महिलाएं समझ जाती हैं कि वहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वे तुरंत वहाँ से भाग
निकलती हैं। लेकिन सड़क पर पहुंचते ही हेजल की डुप्लीकेट अचानक उसके सामने आ जाती है और बिना एक शब्द बोले सीधे उस पर चाकू से हमला कर देती है। पहला वार होता है, फिर दूसरा, और उसके बाद लगातार कई बार होने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा दृश्य खून और चीखों से भर जाता है। सोफिया डर के मारे वहाँ से भागकर सीधे घर पहुँचती है। घर पहुंचकर भी वह कांप रही होती है। उसे खुद पर भी शक होने लगता है कि कहीं वह भी डुप्लीकेट तो नहीं है। वह तुरंत आईने में खुद को देखती है। सौभाग्य से उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब वह असली है। रात में टीवी पर खबर आती है कि हेजल मर चुकी है। तभी फोन बजता है। फोन माइकल का होता है। संगठन के सदस्यों के नाम बोलकर पहचान पक्की करने के बाद माइकल उसे तुरंत क्लब आने को कहता है। वहाँ पहुँचते ही दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है, क्योंकि माइकल मान लेता है कि जैक की मौत जानबूझकर करवाई गई थी। उसके मुताबिक जैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। सोफिया गुस्से में लगातार उससे सवाल करती रहती है, लेकिन माइकल बस यही कहता है कि उस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि वह लोगों को बचाना चाहता है। इसके बाद वह बिना कुछ और बोले वहाँ से निकल जाता है। सोफिया समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह चाहता क्या है। हर बार खुद को मददगार बताने वाला इंसान लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि मिकेल अभी भी कमरे में खड़ा है। वह उससे पूछती है कि अब आगे क्या होगा। मिकेल कहता है कि वह अपना मिशन पूरा करेगा। फिर वह कहता है कि बाकी सब अपने अपने अंत तक पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ वही बची है। इसके बाद मिकेल अचानक उससे एक अजीब सवाल पूछता है। वह जानना चाहता था कि सोफिया आखिर क्या बनना चाहती है, एक चित्रकार या फिर सिर्फ एक पत्नी बनकर गृहिणी। सोफिया काफी देर तक चुप रहती है और सोचती रहती है, लेकिन आखिर में वह विलियम को चुन लेती है। उसका जवाब सुनकर मिकेल कहता है कि समय आने पर वह वापस लौटेगा। फिर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते अचानक रुकता है और उसे पूछता है कि शादीशुदा होने के बावजूद वह अंगूठी क्यों नहीं पहनती। सोफिया जवाब देती है कि वह अक्सर पेंटिंग बनाती है, इसलिए उसे डर था कि अंगूठी गंदी हो जाएगी। लेकिन मिकेल कहता है कि उसे वह अंगूठी पहननी चाहिए, क्योंकि वह उसकी सोच से ज्यादा जरूरी है। घर लौटने के बाद सोफिया तुरंत विलियम को फोन करती है। वह उससे कहती है कि वह सच में उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। विलियम उसे वापस घर आने के लिए कहता है, फिर तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहता है कि अभी लौटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसे प्रतियोगिता के लिए अपनी पेंटिंग पूरी करनी चाहिए। फोन रखने से पहले सोफिया कहती है कि उसे शादी की अंगूठी चाहिए। तभी पता चलता है कि उसके पास कभी कोई अंगूठी थी ही नहीं। विलियम उससे वादा करता है कि वह जरूर उसे अंगूठी देगा। फोन रखने के बाद सोफिया को अचानक प्रेरणा मिलती है। वह पूरी रात जाग कर अपनी पेंटिंग खत्म करती है और अपने पुराने जीवन को अलविदा कह देती है। अब वह सिर्फ विलियम के साथ शांत जिंदगी जीना चाहती है। कुछ समय बाद मिकेल फिर उसके पास आता है। वह कहता है कि अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। दोनों बस से सफर करके पहाड़ों के बीच बने एक पुराने सैनिटोरियम पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एक अजीब बात होती है। सोफिया को अचानक सिगरेट के धुएं की गंध आती है और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। मिकेल जब उससे वजह पूछता है तो वह बताती है कि उसने बहुत पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी और अब उसे धुएं से घिन आती है। लेकिन यही कहानी में बड़ा विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि पहले दिखाया गया था कि सोफिया पेंटिंग बनाते समय अक्सर सिगरेट पीती थी। फिर अब वह ऐसा क्यों कह रही है कि उसने बहुत पहले स्मोकिंग छोड़ दी। इसके बाद मिकेल धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। वह बताता है कि इस सैनिटोरियम को माइकल चलाता था। 10 साल पहले उसने यहाँ सयूरी नाम की एक महिला से शादी की थी। फिर वह सोफिया को कब्रिस्तान लेकर जाता है। सोफिया को लगता है कि सामने दिख रही कब्र सयूरी की है, लेकिन मिकेल उसे रोकते हुए कहता है कि असली कब्र दूसरी जगह है। तभी थोड़ी दूरी पर सयूरी माइकल नाम की एक और कब्र दिखाई देती है और यहीं सबसे बड़ा खुलासा होता है कि माइकल की पत्नी सयूरी का भी एक डुप्लीकेट था। पता नहीं किस किस्मत या गलती से माइकल ने असली सयूरी की जगह उसके डुप्लीकेट को अपना लिया था। फिर एक दिन असली सयूरी ने अपने ही डुप्लीकेट को माइकल के साथ प्यार से घूमते हुए देख लिया। वह इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाई और इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही असली शरीर मरा, उसका डुप्लीकेट भी गायब हो गया और यही कारण था कि वहाँ सयूरी की 2 कब्रें थीं। उस घटना के बाद माइकल ने कसम खाई कि वह असली इंसानों और डुप्लीकेट दोनों की रक्षा करेगा। बाद में जब मिकेल उससे जुड़ा तब दोनों ने मिलकर डबल बॉडी क्लब बनाया। मतलब साफ था, उन दोनों के खुद के कोई डुप्लीकेट नहीं थे, लेकिन वे डुप्लीकेट्स को सबसे ज्यादा समझते थे। इसके बाद मिकेल सोफिया से कहता है कि अगर उसे पूरी सच्चाई जाननी है तो उसे माइकल के पास जाना होगा। वह कहता है कि उसका काम अब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है अचानक एक और सोफिया वहाँ आ पहुँचती है। अब तक कहानी ऐसी हो चुकी थी कि यह बताना मुश्किल था कि कौन असली है और कौन डुप्लीकेट। कहानी को आसान तरीके से समझने के लिए फिलहाल हम उसे दूसरी सोफिया मान लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दूसरी सोफिया
मिकेल को पहचानती तक नहीं थी। तभी मिकेल उससे कहता है कि अब वह खतरे में नहीं है। वह बताता है कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अब उसे माइकल की बात मानने की भी जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर दूसरी सोफिया पूरी तरह उलझ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वह अपने घर लौटती है और सबसे खास बात यह थी कि वह सीधे कमरा नंबर 608 वाले घर में जाती है। वही घर जिसके बाहर हमेशा पानी फैला रहता था। इतना ही नहीं, वह आराम से सिगरेट भी पीने लगती है। तभी अचानक फोन बजने लगता है। नीचे रहने वाली पहली सोफिया भी फोन की आवाज सुन लेती है और आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी ही डुप्लीकेट फोन पर बात कर रही होती है। अब वह खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर सच क्या है। इसी उलझन में वह सीधे क्लब पहुंच जाती है। लेकिन इस बार एक छोटी सी चीज बदल जाती है। पहले उसे दाईं तरफ वाले कमरे में भेजा गया था, लेकिन अब नौकर उससे कहता है कि सीधे जाकर बाईं तरफ वाले कमरे में प्रवेश करे। अंदर सिर्फ माइकल बैठा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सोफिया उससे पूछती है कि कमरा नंबर 608 में रहने वाली औरत आखिर कौन है। तब माइकल कहता है कि वही असली सोफिया एंडरसन है। वह बताता है कि असली सोफिया हमेशा कमरा नंबर 608 में अकेले रहती थी और सिर्फ पेंटिंग करती थी, जबकि वह सिर्फ कभी कभी वहां जाया करती थी। इसी वजह से दोनों कभी आमने सामने नहीं आई। सबसे पहले क्लब में आने वाली असल में कमरा नंबर 608 वाली सोफिया एंडरसन थी, यानी वही असली इंसान थी और वही लड़की थी जिसे जैक इतने समय से खोज रहा था। जब वह पहली बार क्लब पहुंची थी तो नौकर ने आईने से उसकी पहचान कर ली थी और उसे दाईं तरफ वाले कमरे में भेज दिया था। असल में ये क्लब 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। दाईं तरफ वाला कमरा असली इंसानों के लिए था, जबकि बाईं तरफ वाला कमरा डुप्लीकेट्स के लिए था। दाईं तरफ लाल पर्दे लगे थे और बाईं तरफ हरे पर्दे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मिकेल सिर्फ हरे पर्दों वाले कमरे में जाता था। यही वजह थी कि लाल कमरे में जाने वाले असली इंसान उसे जानते ही नहीं थे और जब भी कोई सदस्य बाकी लोगों के नाम बोलता था, माइकल तुरंत समझ जाता था कि सामने वाला असली है या डुप्लीकेट। सोफिया हैरानी से पूछती है कि आईने से तो पहचान हो सकती थी, लेकिन माइकल कहता है कि ऐसा नहीं है। वह बताता है कि वह तरीका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि डुप्लीकेट भी आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे डुप्लीकेट हैं। मतलब आईना सिर्फ असली इंसानों या सामान्य लोगों के लिए काम करता था और इसी वजह से उस दिन जब जैक का असली शरीर मारा गया था, वहाँ मौजूद सभी लोग डुप्लीकेट थे और वे आईने से असली नकली का फर्क नहीं समझ सकते थे। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर सोफिया असली थी या फिर एक डुप्लीकेट। तभी माइकल उसे पुरानी बात याद करने को कहता है। वह पूछता है कि जब वह पहली बार क्लब आई थी तब उसने आईने में क्या देखा था। माइकल बताता है कि अगर सिर्फ एक प्रतिबिंब दिखा था तो वह असली इंसान है, लेकिन अगर 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए थे तो इसका मतलब वह डुप्लीकेट है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन उसने आईने में 2 परछाइयां देखी थी। ये सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सदमे में नीचे गिर पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह खुद एक डुप्लीकेट है। असल में जब मिकेल उसे घर छोड़ने गया था और बाद में माइकल को फोन करके कहा था कि मुसीबत हो गई है, उस दिन उसने 2 सोफियां देख ली थी और तभी उसे समझ आ गया था कि सब कुछ दोबारा हो रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी माइकल की पत्नी के साथ हुआ था। असली इंसान अकेले जिंदगी बिताता रहा, जबकि डुप्लीकेट प्यार, रिश्ते और शादी वाली जिंदगी जी रहा था। माइकल नहीं चाहता था कि वही दर्दनाक कहानी फिर दोहराई जाए, इसलिए वह चुपचाप कोशिश कर रहा था कि कमरा नंबर 608 में रहने वाली सोफिया एंडरसन और सोफिया थॉमस का पति विलियम कभी आमने सामने न आए। असल में उस दिन पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई डुप्लीकेट नहीं था, वह खुद विलियम था। इसी वजह से माइकल हमेशा कहता था कि वह सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विलियम भी उसकी तरह किसी डुप्लीकेट से प्यार कर बैठे। सच्चाई जानने के बाद सोफिया थॉमस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है। वह विलियम से सच्चा प्यार करती थी, उसने अपनी कला के लिए पूरी मेहनत की थी, लेकिन आखिर में वह सिर्फ एक नकली अस्तित्व निकली। इन्हीं भावनाओं और पछतावे के साथ वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद सोफिया थॉमस फिर से घर लौट आती है और विलियम के साथ रहने लगती है, क्योंकि जब तक असली शरीर जिंदा है डुप्लीकेट भी खत्म नहीं होता। दोनों फिर से पहले की तरह प्यार से रहने लगते हैं। सोफिया अपनी पेंटिंग पूरी कर चुकी थी और विलियम ने उसके लिए शादी की अंगूठी भी तैयार कर ली थी। अब उसके माता पिता भी उससे मिलने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता दिखाई देने लगा, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। कमरा नंबर 608 में रहने वाली असली सोफिया एंडरसन का आखिर क्या
हुआ। याद है उसे एक फोन आया था। असल में वह फोन उसके पुरस्कार जीतने की खबर थी। उस दिन वह खुशी खुशी अपना इनाम लेने पहुंचती है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से मिकेल मिल जाता है। वह कहता है कि यही वह जगह है जहां उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी। अंदर जाकर सोफिया एंडरसन जो देखती है उसे स्वीकार नहीं कर पाती। जिस पेंटिंग को पुरस्कार मिला था वह उसकी पेंटिंग जैसी जरूर थी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। वह सोफिया थॉमस की बनाई हुई पेंटिंग थी। स्टेज पर खड़ी उस औरत को देखकर, जिसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था लेकिन नाम अलग था, उसके दिल में नफरत भर जाती है। तभी मिकेल बताता है कि उसकी खुद की पेंटिंग को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जजों को लगा था कि उसने सोफिया थॉमस की पेंटिंग की नकल की है। और फिर कहानी वापस फिल्म की शुरुआत में लौटती है, जब सोफिया एंडरसन घर में पेंटिंग बना रही थी और तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। याद है शुरुआत में जब वह आईने के सामने काफी देर तक खुद को ठीक कर रही थी। असल में उसी समय उसका डुप्लीकेट पैदा हुआ था। तब वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने के कगार पर थी। सालों की मेहनत के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली थी और अब वह हार मानने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मतलब उस दिन दरवाजा खोलने वाली असली सोफिया एंडरसन नहीं थी, बल्कि उसकी डुप्लीकेट थी। यानी शुरुआत से ही विलियम से पहली नजर में प्यार करने वाली सोफिया एंडरसन नहीं, बल्कि सोफिया थॉमस थी। अब सवाल उठता है कि अगर असली सोफिया कलाकार थी तो आखिर पुरस्कार डुप्लीकेट सोफिया की पेंटिंग को क्यों मिला और असली वाली सोफिया की पेंटिंग को कॉपी क्यों माना गया? असल में यह बात काफी दिलचस्प थी। विलियम से मिलने के बाद उसके प्यार, हौसले और समर्थन ने धीरे धीरे डुप्लीकेट को बदल दिया था। उसकी सोच बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई, यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग की शैली भी बदल गई और इसी वजह से आखिर में वही जीत गई। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। असली सोफिया एंडरसन के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसका कभी विलियम के साथ कोई रिश्ता बना ही नहीं। न उनके बीच प्यार था न जलन, बस एक कड़वा सच था कि वह अपने ही डुप्लीकेट से पीछे रह गई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोफिया थॉमस आखिर में ऐसा फैसला लेगी। पुरस्कार लेने के बाद वह माइकल से कहती है कि उसने अपना अंत चुन लिया है, वह सब खत्म करना चाहती है। उधर अचानक मैक्स वहाँ पहुंचकर माइकल पर हमला कर देता है, लेकिन माइकल तुरंत उसे काबू में कर लेता है। फिर वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि आखिर वह समझ क्यों नहीं रहा, अगर सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद माइकल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक और मैक्स वहाँ आ जाता है और माइकल को चाकू मार देता है। तभी पता चलता है कि दोनों मैक्स अब एक समझौते पर पहुंच चुके थे। वे लड़ना छोड़कर साथ जीने का फैसला कर चुके थे। दूसरी तरफ सोफिया थॉमस असली सोफिया एंडरसन को क्लब बुलाती है। वह चाहती थी कि असली सोफिया उसकी जगह उसकी जिंदगी अपना ले, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि वह सिर्फ एक नकली अस्तित्व है। उसे लगता था कि उसे विलियम के साथ रहने का कोई हक नहीं। वह नहीं चाहती थी कि विलियम पूरी जिंदगी एक नकली इंसान के साथ बिताए, लेकिन असली सोफिया साफ इनकार कर देती है। वह विलियम को जानती तक नहीं तो उसके साथ जीवन कैसे बिताएगी। लेकिन दूसरी सोफिया थॉमस बार बार उससे आग्रह करती रहती है। बहुत समझाने के बाद असली सोफिया थोड़ा सोचने के लिए मान जाती है। फिर दोनों अलग अलग अपने घर लौट जाते हैं। सोफिया थॉमस के घर पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है, जबकि असली सोफिया एंडरसन को एक खाली और सुनसान कमरा मिलता है। घर पहुंचते ही विलियम खुशी खुशी उसे शादी के कपड़ों के डिजाइन दिखाने लगता है। उस पल सोफिया थॉमस बेहद खुश दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ असली सोफिया एंडरसन अकेले कमरे में बैठी सोचती रहती है। जितना सोचती है उतना ही बेचैन होती जाती है। आखिरकार वह फैसला कर लेती है और इमारत से कूद जाती है। विलियम की नजर भले कमजोर थी, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कोई नीचे गिरा है। जब वह बालकनी से नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ खून फैला होता है। उसी समय सोफिया थॉमस भी समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह बस एक बात कहती है और जैसे ही विलियम पीछे मुड़ता है वह काले धुएं में बदलकर गायब हो चुकी होती है। यही फिल्म का पहला अंत खत्म होता है, लेकिन कहानी का एक दूसरा अंत भी है। उस दूसरे अंत में असली सोफिया एंडरसन के मरने के बाद भी डुप्लीकेट सोफिया थॉमस गायब नहीं होती। वह पूरी तरह जिंदा रहती है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, यहाँ तक कि मिकेल भी इसका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन उसका अनुमान था कि एक नई जिंदगी की वजह से उसका अस्तित्व अब नकली से असली बन गया था। यानी सोफिया थॉमस गर्भवती थी। याद है जब वह सैनिटोरियम गई थी और सिगरेट की गंध से उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ था। असल में वहीं इस बात का संकेत दिया गया था और इस तरह नकली सोफिया आखिरकार असली सोफिया बनकर विलियम के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। यहीं दूसरा अंत खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा अंत ज्यादा पसंद आया? सच कहें तो चाहे कोई भी अंत हो, यह फिल्म बहुत ज्यादा अंडररेटेड, दिमाग घुमा देने वाली फिल्म है। फिल्म की शुरुआत से ही छोटे छोटे संकेत दिए गए थे। जब सोफिया थॉमस लॉन्ड्री पर कपड़े लेने गई थी तब दुकानदार की नजरें अजीब तरह से उसे देख रही थी, मानो वह सोच रही हो कि यह अभी थोड़ी देर पहले ही तो आ चुकी थी। और जब सुपरमार्केट में जैक उसे पकड़कर ले गया था तब उसने माइकल को फोन करते समय कोई कोड या सदस्यों के नाम नहीं बोले थे, क्योंकि जैक का डुप्लीकेट बहुत हिंसक था। इसलिए माइकल ने उसे कभी क्लब में शामिल ही नहीं किया था। इसी वजह से वहाँ पहचान की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लब
क्लब के हॉल में रखी गुड़ियों पर भी यही संकेत मौजूद था। एक गुड़िया की आंखें हरी थीं और दूसरी की लाल। यह हरे और लाल कमरों का प्रतीक था, जहां हरा डुप्लीकेट्स के लिए और लाल असली इंसानों के लिए था। ऐसे अनगिनत छोटे छोटे संकेत पूरी फिल्म में बिखरे पड़े हैं, और अगर फिल्म के डुप्लीकेट्स को गहराई से समझें तो वे सिर्फ नकली इंसान नहीं थे। कुछ डुप्लीकेट इतने हिंसक थे कि वे इंसान की कमजोरी दिखाते थे, कुछ इतने सफल थे कि वे इंसान की असफलता दिखाते थे, कुछ इतने दयालु थे कि वे इंसान के भीतर छिपे अंधेरे को उजागर करते थे, कुछ इतने बहादुर थे कि वे इंसान की कायरता सामने ला देते थे। वे खुद को आईने में देख सकते थे, लेकिन असली इंसान उन्हें देख नहीं पाता था। जैसे फिल्म कहना चाहती हो कि ये डुप्लीकेट कोई और नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपी इच्छाएं, पछतावे, डर और दबे हुए भाव हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे बार बार बाहर निकलकर हमारी जिंदगी को बदलते रहते हैं। कभी सुधारते हैं तो कभी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन भावनाओं के साथ इंसान आखिर जिए कैसे? क्या खुद को खत्म कर देना ही इसका हल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर में इंसान को यही समझ आता है कि जो मिलना है वह मिलेगा, और जो जाना है उसे रोका नहीं जा सकता। जिंदगी से लड़ते रहने से बेहतर है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर जलने से पहले यह समझना जरूरी है कि अपनी जिंदगी में भी अपनी एक अलग खुशबू होती है। जैसा कि लिन चिंगस्वन ने कहा था, शांत मन से दुनिया को देखो और खुश दिल से जिंदगी जियो। अगर जिंदगी में मुश्किलें आए तो उन्हें एक सीख की तरह समझना चाहिए। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और आखिर में यही दुआ है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, आप सभी मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आप किस मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो, वह भी कमेंट में जरूर बताना।